Hello everyone, welcome in the next video for the class 8 and now the topic is pressure. पिछले वीडियोस में हम लोगों ने फोर्स के बारे में एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा था। जिन बच्चों ने उन्हें नहीं देखा है वो प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लीजिए और ताकि आप प्रेशर के बारे में भी और भी अच्छे से समझ सकें। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो ज़रा सा मुझे आप बता सकते हैं कि फोर्सेस के इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस। बच्चों जो फोर्सेस के इफेक्ट्स हैं वो जनरली आपने देखा होगा, इट कैन कॉज द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, कैन चेंज द डायरेक्शन, कैन चेंज द साइज, कैन चेंज द शेप। ये सारा काम फोर्स कर सकता है। यानी अगर कभी फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा हो तो ये सारे काम वो आराम से कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो उसका मैग्नीट्यूड कैसा और डायरेक्शन कैसा है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मुझे एक बात और याद आ गई और आप लोगों को भी वो चीज़ें याद होनी चाहिए कि फोर्स जो होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी बातें? इट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हुआ ये कि ये जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ये तो फोर्स को बताने के लिए काफ़ी था कि अगर फोर्स को डिफाइन करना हो या फोर्स के डिपेंडेंट को बताना हो तो हम बोल सकते हैं कि इफ़ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विल चेंज इट विल अफेक्ट द फोर्सेस। लेकिन बच्चों जो फोर्सेस के इफेक्ट आ रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस जो हम लोगों ने डिस्कस किया, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इन सबको भी किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होता हुआ देखा गया। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये जो चीज़ें हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा था। कौन कौन सी बातें बच्चों? वो था मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड सरफेस एरिया। तो क्या लिखे हम लोग? स्टार्ट करते हैं यहीं से। द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, द इफेक्ट्स ऑफ force depends upon two factors। बच्चों ध्यान देना, फोर्स नहीं, इफेक्ट ऑफ फोर्स, टू फैक्टर्स। कौन कौन सा? सबसे पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी किसका मैग्नीट्यूड? फोर्स का। जो फोर्स लग रहा है जाहिर बात है उसका मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। कमेंट करके बताइए मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है। कमेंट करके बताइए, वीडियो पॉज करिए, मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है। और दूसरा है बच्चों सरफेस एरिया, सरफेस एरिया on which the force is applied। बच्चों ये दोनों चीज़ों के ऊपर ही इफेक्ट्स ऑफ फोर्स डिपेंड कर रहा है। यानी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी जो नंबर्स होते हैं जिस नंबर से हम उस फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और दूसरा है बच्चों सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस जगह पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका एरिया कैसा है, कम है, ज़्यादा है या किस तरह है। इसको बहुत ही छोटे से लैंग्वेज में आप यहाँ देख सकते हैं। बच्चों देखो, ये मेरे हाथों में एक पेज है और मैंने इसको इस तरह मोड़ दिया है। ये रहा फर्स्ट केस। अब ज़रा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पेज को फिर से खोल रहा हूँ, देखो मैंने इसको फिर से ओपन कर दिया। ये रहा, ये इतना बड़ा बन गया। अब आप मुझे बताओ कि फर्स्ट केस में जब ये मुड़ा हुआ था उस समय इसका सरफेस एरिया ज़्यादा था या अब मैंने जब इसे खोल दिया तब इसका एरिया ज़्यादा है? कमेंट करिए और बताइए, इन द फर्स्ट केस और इन द सेकंड केस द पेपर हैज़ द मैक्सिमम सरफेस एरिया। बिल्कुल सही। जब मैं इस पेपर को खोल रहा हूँ तो इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल सही। और जब मैं इसको मोड़ देता हूँ तो इसका एरिया कम हो जाता है। यानी इसके ऊपर भी अगर कोई फोर्स लगेगा तो ये दोनों चीज़ों के मुकाबले, अगर ये पेपर मुड़ा हुआ होगा उस समय अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसका इफेक्ट कुछ अलग आता है, और साथ ही साथ अगर ये पेपर खुला हुआ है और उस समय इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसका इफेक्ट कुछ अलग आता है। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कवर कर लिया जहां पर ये दोनों बातों को एक्सप्रेस करने की आज़ादी थी, और वो चीज़ था प्रेशर। वो चीज़ था बच्चों प्रेशर। प्रेशर मतलब प्रेशर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो इन दोनों को लेकर अपनी बातें कहता है। वो ये कहता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय सरफेस एरिया। दैट्स इट, फोर्स बाय सरफेस एरिया। अगर ये सिर्फ आप फॉर्मूला याद करते हैं आप डेफिनेशन खुद से क्रिएट कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन क्रिएट करेंगे? तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर may be defined as the force। बच्चों फोर्स क्यों लिखा? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ना, फोर्स जितना लगेगा उसका क्या अमाउंट है, कितना जोर का धक्का लगा वो देना जरूरी है। तो प्रेशर में बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन सरफेस एरिया। वो जो फोर्स लग रहा है वो कितने एरिया में लग रहा है उसके ऊपर ये दोनों डिपेंड करता है।
अब बच्चों एक खास बात, अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो आप देख सकते हो इफ फोर्स इज कांस्टेंट देन प्रेशर जो होता है बच्चों इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बच्चों ये प्रोपोर्शनल का साइन है और मैंने एक वर्ड यूज किया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वही इनवर्स वेरिएशन जो आपने मैथ्स में करके रखा है, डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर है? अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया बच्चों कि प्रेशर अगर ज्यादा होगा, इफ द प्रेशर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया डिक्रीजेस, एंड इफ द सरफेस एरिया डिक्रीजेस द प्रेशर विल इंक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट वन। इसको नोट कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। फिर से समझते हैं, ठीक है? अब देखो क्या होता है बच्चों कि ये जो प्रेशर है ना, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी टॉपिक है और आराम से आप सारा काम कर सकते हैं इसमें। प्रेशर जो होगा, मैंने बोला प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। कैसे? इसका मीनिंग क्या पहले ये समझते हैं। इट मीन्स इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस, कौन सा सरफेस एरिया? ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग, जहां पर ये फोर्स लग रहा है वही सरफेस एरिया। ये नहीं कि मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं तो मुझे दीवार का एरिया को बढ़ाना घटाना हो, ऐसा नहीं। जहां पर फोर्स लग रहा है, तो एक वर्ड और यूज कर सकते हैं। इट मीन्स इफ सरफेस एरिया ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग, वही वाला सरफेस एरिया ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग इंक्रीजेस, अगर ये बढ़ जाता है, कौन बढ़ जाता है? सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है देन द प्रेशर विल डिक्रीज और वाइस वर्सा। ध्यान देना बच्चों, ये वर्ड बार बार आपके किताब में मिलेगा, वाइस वर्सा का मतलब जो बातें मैंने यहां लिखी इसका उल्टा मतलब जैसे सरफेस एरिया यहां इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और वाइस वर्सा का मतलब ये हो गया कि अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाए, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये पूरा प्रेशर टॉपिक हम लोगों को कंप्लीट करना है। मतलब आपको फोर्स तो कांस्टेंट ही दिया जाएगा, है ना? प्रेशर जो होता है ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सी चीजें? एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जल्दी से मुझे बताइए, अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगे और एक तरफ 50 न्यूटन का फोर्स लगे, बताओ दोनों में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा? अरे देख लो ना, नंबर किसका ज्यादा है? 10 ज्यादा है या 50 ज्यादा है? 50 ज्यादा है, यानी ये वाला फोर्स ज्यादा है, दैट्स इट। मोर फोर्स। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? जो मैग्नीट्यूड मैंने फोर्स लिखा है उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर देख के आप बता सकते हैं कौन ज्यादा है कौन कम है। एरिया सिर्फ आपको खुद से समझना होगा। जैसे अभी आप लोगों ने मुझे इस पेपर का एरिया बताया, उसी तरह और भी जहां जहां पर वो फोर्स एक्ट करेगा उसका एरिया को आपको बात करने की जरूरत पड़ेगी। जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बच्चों, मेरे हाथ में ये मार्कर है और ये पेन है। इसके टिप को देखो, टिप में इसका कैप खोल दे रहा हूं। अभी आप देखो टिप मतलब ये सामने वाला। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों के टिप में एक मेरा मार्कर का टिप है और एक मेरा इस पेन का टिप है। इन दोनों टिप में किस में आपका सरफेस एरिया कम है और किस में ज्यादा है? कमेंट करके आंसर बताइए। वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए। In the case of the marker and in the case of the pen, which has the smaller surface area on the tip of the pen and the marker? कमेंट करिए। अब आप देखो ना, मार्कर थोड़ा सा यहाँ मोटा है, इसका मतलब एरिया ज़्यादा है। यहाँ पर आपका पेन का जो टिप है वो थोड़ा पतला है, मतलब इसका एरिया कम है। तो पेन हैज़ द टिप ऑफ द पेन हैज़ द लोअर सरफेस एरिया एज इन कंपैरिजन टू द मार्कर। क्लियर है? इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा या फील किया होगा कभी कभी अपने घरों में, जब आप कोई बाल्टी उठाकर जाते हो, है ना, इफ यू आर कैरिंग द बकेट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब बाल्टी में भी क्या कंसेप्ट है, एक बाल्टी ऐसी आती है जिसका पतला सा वो हैंगर होता है ना, जिससे आप उठाते हो, और एक बाल्टी ऐसी आती है जिसका थोड़ा मोटा वाला हैंगर होता है। अब आप जरा सोचो, आप जब पतला वाला उसमें पानी भर लेते हो तो पानी क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है उसके अंदर। बाल्टी के अंदर पानी है तो वो फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड। अब आपने उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से उठाया ऊपर,
है ना, ऊपर की तरफ खींचा। अगर वो हैंगर जो है जिससे आप उठा रहे हो, हैंग कर रहे हो, वो अगर पतला है तो आपका हाथ पूरा रेड रेड हो जाता है। लेकिन बच्चों अगर वही मोटा है, चाहे उसमें पानी भरा हुआ रहे कितना भी, आप उसको आराम से, ज़्यादा लाल नहीं होता और ज़्यादा प्रेशर आपके हाथों पे फील नहीं होता, और आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सेम क्वांटिटी के बाल्टी होने के बाद भी अगर एक का हैंगर पतला और एक का हैंगर थोड़ा मोटा हो, तो मोटे वाले हैंगर से आपको प्रेशर कम फील होगा, क्योंकि उसका एरिया हैंगर का ज़्यादा है। मतलब एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर आपको कम फील होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है प्रेशर के बारे में? यस। अब क्या हुआ बच्चों, अब ध्यान से समझना, ठीक है? मैं इसको मिटा दूं, फाइन। अब आपको एक काम करना है, इस जगह पे मैं मिटाता हूं। बच्चों ये जो फोर्स है ना, अगर ये फोर्स किसी भी सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलर लगता है, ये जो फोर्स किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस, कहां पर एक्ट हो रहा है, कहां पर लग रहा है वो फोर्स, एक्टिंग ऑन द सरफेस इज परपेंडिकुलर, देन द फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। इसी को थ्रस्ट बोलते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो थ्रस्ट और फोर्स दोनों एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। थ्रस्ट मतलब भी फोर्स, और फोर्स तो आप जान ही रहे हैं, पुल एंड पुश इज नोन एज अ फोर्स। अब ये जो थ्रस्ट जो यहां लग रहा है, ये इसका मीनिंग क्या है? मतलब ये है बच्चों, जैसे मान लो अगर ये पेन है, ये मार्कर है, और इसके चलते मैं बोर्ड पे ये फोर्स लगा रहा हूं। अगर ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है इस सरफेस पे, तो समझ लो इसको हम फोर्स नहीं बोल के थ्रस्ट बोलेंगे, एक ही बात है। यानी अगर हम परपेंडिकुलर फोर्स ले रहे हैं तो इसका फॉर्मूला जो है वो कुछ ऐसा हो जाता है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। यानी थ्रस्ट बाय एरिया इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर। लेकिन याद रखना है, थ्रस्ट मतलब भी फोर्स ही होता है। तो अगर कभी थ्रस्ट को डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। क्लियर है? ठीक है, किसी भी सरफेस पे अगर फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो समझ लो कि वो थ्रस्ट है। जैसे मान लो ये पेपर है, हाँ, और इसके ऊपर मैंने इसको खड़ा किया। अब जाहिर बात है अगर मैं इसको यहाँ खड़ा किया हूँ तो इसके नीचे वाले बॉटम पोर्शन से इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अगर ये परपेंडिकुलर है, सीधा सीधा है, 90 डिग्री है, तो इस फोर्स को, जो ये फोर्स लग रहा है, इसको हम थ्रस्ट कहेंगे। बच्चों हो सकता है ये मैं इस पेन को ऐसे साइड में भी रख सकता था, ऐसे भी रख सकता था, कैसे भी रखूंगा तो फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर रखा हूं तो इसका मतलब ये हो गया इट इज अ थ्रस्ट। क्लियर हो रहा है सबको? जहां पर भी वो कॉन्टैक्ट एरिया होगा उसी जगह पर हम ये बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए ताकि हम लोग फिर नेक्स्ट चीजों के बारे में पढ़ सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेशर समझ में आ गया, और कि जिसमें हम लोग ये जान गए कि प्रेशर जो होता है ज़्यादातर वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया के ऊपर। लेकिन अब कहानी ये है बच्चों कि हम लोग सर प्रेशर पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर कहाँ हमारी ज़िंदगी में इसका यूज़ होने वाला है। तो बच्चों इसी को कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर कहाँ कहाँ अप्लाइड होता है। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस, यानी प्रेशर, ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा, ये जो चीज़ें हमने जानी, आखिर ये कहाँ यूज़ करेंगे। तो बच्चों आपने देखा है बसेस एंड ट्रक्स यूजुअली हैव द डबल व्हील्स ऑन द रियर साइड। बच्चों रियर मतलब पीछे। अगर आपने बस देखा होगा, मान लो ये बस है, ठीक है, और या फिर ये रहा, मैंने बस बना दिया, ठीक है, या ट्रक बना दिया, समझ लो। सामने में ये कंपार्टमेंट रहता है ना, ड्राइवर यहाँ बैठ के चला रहा है, यहाँ से लाइट निकल रहा है, और पीछे में आपने देखा होगा एक तरह का ऐसे बकेट रहता है ना, इसके ऊपर में पूरा ये करके रखते हैं। इसके ऊपर बहुत सारा सामान लेकर कैरी किया जाता है। अगर मैं ट्रक की बात करूं तो ऐसा, तो आप देखे होंगे जो पीछे वाला चक्का होता है या व्हील्स होते हैं वो डबल होते हैं, दो दो चक्के लगाए जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारा सामान है, ये सामान क्या करता है, प्रेशर लगाता है ज़मीन की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। जाहिर बात है अगर कोई सामान हम रखेंगे अपने किसी भी सरफेस के ऊपर तो ज़मीन उसको खींचेगा, फोर्स लग रहा है, और इसके वेट के चलते भी वो फोर्स लग रहा है। अब जैसे ही वो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को रोकना है या कम करना है। अब देखो क्या कर दिया, दिमाग लगा दिया साइंस लोगों ने, इसका जो व्हील है उसको डबल कर दिया। अगर अकेला व्हील होता तो बेचारा को ज़्यादा प्रेशर फील होता, दो व्हील लगा दिया तो अब क्या हो गया, इसका जितना भी वेट यहाँ लग रहा था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके ऊपर में, और वो आराम से उसको कैरी कर। रियर मतलब पिछला, बैक साइड पीछे वाला पहिया। तो डबल व्हील्स होते हैं पीछे वाले में, क्यों? क्योंकि बसेस और ट्रक्स का
पीछे में प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि लोग वहाँ ज़्यादा बैठते हैं और इसके चलते वहाँ प्रेशर ज़्यादा, लोगों के बैठने के चलते या कोई भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के चलते वहाँ प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है और इसके चलते वो प्रेशर कम हो जाए, एरिया बढ़ा दिया गया, एरिया बढ़ा दिया गया मतलब प्रेशर कम हो गया। आप अपना कंसेप्ट हमेशा याद रखिए कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इसी के सहारे ये पूरा का पूरा एप्लीकेशंस आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो चेक करते हैं, मुझे उम्मीद है पहला वाला समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स एंड डैम्स हैव वाइड बेस। कहने का मतलब क्वेश्चन पहले समझिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है ना, आपका घर बना जा रहा है या बड़े बड़े मॉल्स बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े बिग बाजार्स बनाए जा रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े रेसिडेंशियल कॉलोनीज बनाए जा रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो उसका बेस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, चौड़ा होता है और उसके जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा वो ऐसा होगा। आप कुतुब मीनार का एग्जांपल देख लीजिए। कुतुब मीनार में आप देखोगे कि नीचे उसका बहुत ज़्यादा बड़ा बेस है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो थोड़ा इस तरह होते जाता है, तो नीचे में बड़ा और ऊपर में कम। तो नीचे और ऊपर में सबसे ज़्यादा बेस यानी एरिया कहाँ ज़्यादा है, वाइड, नीचे की तरफ, बॉटम में। ठीक है, अगर आपको कोई मॉडल ही बनाने दे दिया जाए, आपको अगर बोला जाए कि एक साइंस मॉडल बनाकर दिखाएं, तो आप क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले आप जो मॉडल जिसके ऊपर बनाएंगे वो थोड़ा बड़ा लेते हैं और उसके ऊपर आप सारा चीज़ सेट करते हैं। अगर शुरू में ही आपने छोटा ले लिया तो क्या वो पूरा मॉडल बनता है? बिल्कुल नहीं। यानी इसी तरह कोई भी हाई राइज बिल्डिंग्स, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, उनका जो बेस होता है, बेस मतलब ये नीचे वाला पोर्शन, ये वाइड होता है, चौड़ा होता है। और क्यों? क्योंकि जैसे ही वाइड बेस होगा एरिया बढ़ जाएगा और इसके चलते जितना भी ऊपर ले जाएंगे उसके चलते जो फोर्स लग रहा है वो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर? नेक्स्ट वन, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन द लार्ज साइज वुडन आयरन स्लीपर्स। अगर आपने ट्रेन में कभी सफर किया है या आप कभी प्लेटफॉर्म पे गए होंगे तो आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स, ट्रेन नहीं, ट्रैक्स, ट्रैक्स मतलब जो पटरी होती है उसको ट्रैक्स बोलते हैं। ये जो पटरी होती है उसके नीचे में या तो लकड़ी का इस तरह बिछा हुआ रहता है, देखे है ना, या फिर लोहे का बिछा हुआ रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों, जो ये पटरी होती है वो बहुत पतली होती है ना, एरिया कम रहता है, उसके ऊपर ट्रेन को चलना होता है। अब ट्रेन तो बहुत भारी है, वो जितना भी फोर्स होगा उस ट्रेन का इसी उसके ऊपर लगाती है। किसके ऊपर? इस ट्रैक्स के ऊपर। अगर मान लो ये नीचे में वुडन प्लैंक नहीं दिया गया या स्लीपर्स नहीं दिए गए तो सारा का सारा प्रेशर के चलते हो सकता है ये टूट जाए, क्रैक कर जाए और एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होंगे। तो उसका जो फोर्स है, उसका जो प्रेशर है, किसका? ट्रेन का, वो प्रेशर इन सारे एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इसके चलते जो ट्रेन होता है, ट्रेन का जो फोर्स होता है वो उतना प्रेशर फील नहीं करता, ये पटरी उतना प्रेशर फील नहीं कर पाती और ये बहुत दिनों तक चलती है। तो एक ही आंसर बोलेंगे, द रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन द लार्ज साइज वुडन स्लीपर्स बिकॉज द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया सो दैट द प्रेशर कॉज्ड बाय द ट्रेन इट बिकम्स लेस। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट आप ऐसे नोट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लाइफ टाइम सिचुएशंस में, है ना, हमारे डेली लाइफ सिचुएशंस में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि जब हम फोर्स को उतना ही रख सकते हैं। जैसे यहाँ ट्रेन में था कि एक आदमी रहे तो फोर्स थोड़ा सा कम, अगर बहुत ज़्यादा आदमी रहे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। वैसे केसेस में भी ये मैनेज करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होता है बच्चों की जब हम फोर्स एक लिमिट एरिया में लगा सकते हैं, तो वैसे चीज़ों को प्रेशर अगर हम बढ़ाना या घटाना होता है तो उसके एरिया को घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे इन सम सिचुएशन वी नीड टू हैव द लार्जर प्रेशर ड्यू टू गिवन फोर्स। हमें कभी कभी ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है और उस प्रेशर को करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हम कुछ और काम कर सकते हैं। मतलब हम एरिया से खेल, अगर प्रेशर को बढ़ाना है तो किसके साथ खेलना होगा? एरिया के साथ खेलना होगा। तो क्या करते हैं, देखो, इट इज़ ईजियर टू कट विद अ शार्प नाइफ देन विद अ ब्लंट नाइफ। शार्प नाइफ मतलब तेज चाकू। अगर आपके पास चाकू ऐसी हो जो बहुत तेज़ हो तो आप हल्का सा कहीं पर करोगे, काटोगे तो वो आराम से कट जाएगा। लेकिन जिसका धार खत्म हो गया, ब्लंट नाइफ, जिसका धार कुंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसको ब्लंट नाइफ बोलते हैं। अब अगर ब्लंट नाइफ आपको दे दिया जाए और बोला जाए काटो, पता चला कटा ही नहीं, है ना, आपको बहुत ताकत लगाना पड़ रहा है, यानी फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। तो इजी क्या है हमारे लिए? शार्प नाइफ। क्यों? क्या बोलेंगे? शार्प नाइफ का जो एरिया होता है वो थोड़ा कम होता है, कम होने के चलते प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। ओके, चलिए मूव करते हैं सेकंड पे। नेल्स, पिन्स एंड स्पाइक्स। बच्चों नेल्स क्या होता है? कांटी, लोहे की कांटी जो होती है। आप अगर दीवार पे कांटी लगाते हो, देखो कांटी कुछ इस तरह होता है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये कांटी का कुछ ऐसा पोर्शन, नीचे में पॉइंटेड एंड और ऊपर में ये हेड होता है, उसका हेड, और ये पॉइंट एंड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट एंड को दीवार की तरफ रखते हैं और उसके ऊपर हथौड़ियाँ
लगाते रहते हैं। क्यों? एरिया कम है। अब हेड का एरिया ज़्यादा या ये टेल का एरिया ज़्यादा? किसका एरिया ज़्यादा? हेड का एरिया ज़्यादा अगर होगा तो प्रेशर कम होगा, मतलब ये अंदर जाएगा ही नहीं। इसीलिए पॉइंटेड एंड की तरफ से रखते हैं ताकि उसका एरिया कम हो और हल्के से ही फोर्सेस से वो अंदर चला जाए। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह एरिया को कम और ज़्यादा करके हम प्रेशर को भी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह पेन्स भी होते हैं बच्चों। आपने देखा होगा कभी कभी पेपर पेन, है ना, आपने ये सब एक्सपीरियंस किया होगा। पेपर पेन से अगर 2-4 पेपर को पिन करना हो और सामने में कभी उसका ये वाला एंड टूट जाए, है ना, पॉइंटेड एंड टूट जाए, तब हम जोर लगाते हैं, है ना। लेकिन वही अगर थोड़ा एकदम पॉइंटेड एंड हल्का सा डालते हैं और वो आराम से चला जाता है। कहने का मतलब एरिया कम होता है। स्पाइक्स क्या होते हैं? जो एथलीट्स होते हैं, जो एथलेटिक्स करते हैं, दौड़ते भागते हैं, खेलते कूदते हैं, उनके जूतों में आपने देखा होगा एक कांटा वाला जूता आता है, स्पाइक्स इसको बोला जाता है। उनका वो पॉइंटेड एंड्स होता है, पॉइंटेड एंड्स, है ना, मतलब एरिया जो होता है वो कम होता है। एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या होगा? वो ज़्यादा होगा। प्रेशर क्या होगा? वो ज़्यादा होगा। और इसके चलते क्या होगा? जो ग्रिप होगा, अब वो दौड़ते हैं ना, तो इसके चलते जो मिट्टी में ग्रिप होगा वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होगा, अच्छे प्रेशर से उसको पकड़ेगा और उनके गिरने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। क्लियर है? तो ये हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर। जल्दी से इसको नोट करिए क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है लिक्विड प्रेशर और उसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं। नोट करिए इसको सभी बच्चे। ओके बच्चों, आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये नोट किया होगा। लिक्विड प्रेशर में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जिन बच्चों ने पहला 2 वीडियोस नहीं देखा है वो प्लीज़ कंप्लीटली देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो जो था वो मैंने क्वेश्चन आंसर्स पे बनाया था, लेकिन बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर फोर्स एंड प्रेशर का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दीजिए, इसलिए मैंने ये कंप्लीट किया। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जैसे ये बॉक्स मान लो, है ना, ये रहा वो बॉक्स, इसको मैंने क्या किया, एक मिट्टी के ऊपर रख दिया, है ना। 3 कंडीशन दे रहा हूं, ध्यान देना। थोड़ी मिट्टी गीली है और उसके ऊपर मैंने रख दिया, है ना, ये गीली मिट्टी है, मड है, ये मड है ना, गीली मिट्टी, आप समझ सकते हैं। अब क्या होगा, ये जो है आपका बॉक्स है, इसको मैंने सबसे पहले इस तरह रखा लेंथ वाइज, है ना, ऐसे करके डायरेक्टली इसके ऊपर बैठा दिया, ऐसे, ये है, इसके ऊपर मैंने ऐसे बैठा दिया, मतलब यहां पर मैंने रखा लेंथ वाइज, ठीक है। उसके बाद मैंने इस तरह रखा, ये इस तरह, ये है, देखो सब ध्यान से समझो। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे रखा, दूसरा टाइम जो था मैंने इस तरह रख दिया और तीसरा टाइम इस तरह रख दिया। 3 कंडीशंस मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मतलब नीचे लिखता हूं मैं, ये हो गया लेंथ वाइज, ये हो गया ब्रेथ वाइज और ये हो गया हाइट वाइज। मतलब इसके कंडीशंस में कुछ ऐसा जाएगा, है ना, ध्यान देना। ये हो गया हाइट वाइज, ठीक है। और ये जो होगा वो कैसा कंप्लीट बनेगा, वो कुछ इस तरह बनेगा, देखो, है ना, कुछ इस तरह बन गया। सिंपली मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। और ये जो बनेगा वो किस तरह बन रहा है, देखो तो, थोड़ा ब्रेथ वाइज, मतलब ये वाला पोर्शन थोड़ा ऐसे रहेगा, ऊंचा रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा ब्रेथ वाइज मैंने रख दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है। कहानी समझ लो, उसके बाद जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ये एक बॉक्स है, सेम वही बॉक्स है। एक बार मैंने इस तरह रखा सरफेस के ऊपर इस तरह रखा लेंथ वाइज, फिर मैंने इसको इसके बॉटम वाले पे ऐसे रखा, सेकंड वाला ब्रेथ वाइज, ठीक है, और लास्ट वाले केसेस में ऐसे रखा। अब आप मुझे बताओ, ये जो गीली मिट्टी है, कौन सा पोजीशन में आपका ये जो बॉक्स है वो ज़्यादा अंदर जाएगा और क्यों जाएगा, वो ज़्यादा अंदर जाएगा और क्यों जाएगा? कमेंट करिए, वीडियो पॉज करिए और कमेंट करिए, वीडियो पॉज करिए और कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, ईमानदारी से आंसर दीजिए तभी पता चलेगा। ओके, चलिए, आपका आंसर आ गए होंगे मुझे उम्मीद है। चेक करिए कि अब मैं आपको क्या आंसर दे रहा हूं और मिलाइए कि मेरा आंसर, आपका जो आंसर है मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। बच्चों, मैंने अभी भी आपको बताया कितना अंदर जाएगा, है ना, इसका मतलब फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा अंदर जाएगा, ठीक है। फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा अंदर जाएगा, और साथ ही साथ जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके एरिया के ऊपर। ज़रा देख लो, तीनों ही केसेस में सरफेस एरिया कहाँ कम है। यहाँ पर इतना बड़ा सरफेस एरिया, यहाँ पर भी इतना बड़ा, और यहाँ देखो बस एरिया इतना ही दूर तक है, ये एरिया कम है, इस बॉक्स का एरिया कम है, मतलब ये पोर्शन में मिट्टी के अंदर ज़्यादा दूर तक जाएगा। मतलब थर्ड पोजीशन इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर हो रहा है? ये दोनों में एरिया कम है और इसके मुकाबले ये वाला एरिया ज़्यादा होगा, उसके बाद ये वाला और लास्ट में ये वाला। क्लियर? जब आप खड़े रहते हो, है ना, आप अपने पैरों के ऊपर खड़े हो, तो उस समय आपको अगर 1 घंटा खड़ा होने बोल दिया जाए तो आपका पैर दुखने लगेगा। लेकिन बच्चों जैसे ही आपको बोल दिया जाए सो जाओ, लेट जाओ पूरे पीठ के बल, तो आपको बहुत मज़े से नींद आ जाएगी। ऐसा क्यों पता है? आपका पैर, अब अपना पैर का एरिया देख लो, आपका पैर इतना ही है ना, इसी तरह का, इतना ही बड़ा, इतना के ऊपर पूरे बॉडी का वेट लेके आप 50 किलो 60 किलो जितने के भी हों, उतना का वेट पूरा वो बेचारा पैर इतना ही एरिया पे झेल रहा है, एरिया कम है। जैसे ही आप सो जाते हो आपका पूरा पीठ का एरिया यहाँ तक है। पैर जब था तो बस इतना ही है ना, ये एक पैर और ये 2 पैर, इतना ही दूर पे आपका पूरा 50 kg वेट खड़ा था। अब आप सो गए तो 50 kg वेट क्या हो गया, यहाँ 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 सब जगह बट गया तो इसका प्रेशर कम हो गया, इसीलिए सोते समय में उतना प्रेशर फील नहीं होता। क्लियर है बच्चों? ये जो मैंने क्वेश्चन दिया यही आपका एक्टिविटी नंबर 6 है। एक्टिविटी 6 में यही दिया हुआ है कि किसमें आपका प्रेशर ज़्यादा लगेगा। क्लियर है? चलिए अब मूव करते हैं हम लोग लिक्विड प्रेशर के बारे में। लिक्विड प्रेशर के बारे में जल्दी से नोट कर लीजिए सभी बच्चे, लिक्विड प्रेशर। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है वो है लिक्विड प्रेशर। अच्छा, लिक्विड प्रेशर क्या होता है? लिक्विड प्रेशर को ही एक और नाम से हम जानते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हो सकता है एग्जाम में कभी कभी लिक्विड प्रेशर नहीं दे के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दे दिया जाए। बच्चों हाइड्रो मतलब ये पानी का हिसाब किताब बात हो रही है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, मतलब रुका हुआ पानी का प्रेशर कैसा होगा इसके बारे में बात हो रही है। तो हम इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द प्रेशर exerted by liquid, क्योंकि पानी लेंगे तो पानी की बात होगी, पेट्रोल लेंगे तो पेट्रोल, कोई भी लिक्विड। द प्रेशर exerted by the stationary liquid kept in a container, अगर किसी बर्तन में रखा गया हो, kept in a container, नोट कीजिए। The pressure exerted by the liquid kept in a container at any point inside the liquid is called hydrostatic pressure. बच्चों एक वर्ड और यूज कर दो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड सिर्फ मत लिखो, यहां पर एक वर्ड और यूज कर लो, बाय स्टेशनरी लिक्विड। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, है ना, रुका हुआ, स्टेशनरी लिक्विड, ये जरूरी है, रुका हुआ लिक्विड। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि एक ट्यूब लिया गया, है ना, नीचे से खुला था ये ट्यूब, और इसमें एक बैलून डाल दिया गया, ठीक है। एक और ट्यूब लिया गया, इसमें भी बैलून डाल दिया गया। अब उसमें कुछ पानी भर दिया गया, मान लो इतना पानी भर दिया। देखा गया कि ये जो पानी इसके अंदर भरा हुआ है, इसके चलते बैलून जो है ये बाहर आ गया। शुरू में बैलून लगाया गया तो उसमें पानी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसमें पानी डाला गया ये बैलून क्या हुआ, नीचे की तरफ फूलना शुरू हो गया, है ना, नीचे की तरफ इतना फूलना शुरू हो गया। अब देखो पानी का लेवल कहाँ तक पहुँचा था, इतना ही पानी भरा था। हम लोगों ने क्या किया, उसमें और भी पानी डाला। ध्यान से समझो, वेरी इंपॉर्टेंट, और भी पानी डाला। अब पानी का जो लेवल था वो इतना हो गया। पानी शुरू में यहाँ था ए पॉइंट पे, अभी चला गया कहाँ, बी पॉइंट पे। पानी का लेवल इतना हो गया, लेकिन जो बैलून था वो भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। ध्यान से समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ भी पूरा पानी भर गया और बैलून जो है साइज बड़ा हो गया। अब ये दो सिंपल एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट्स निकले। क्या रिजल्ट्स निकले कि वाटर का हाइट अगर ज़्यादा हो रहा है तो प्रेशर भी ज़्यादा हो रहा है, तभी तो वो ज़्यादा फुल गया, ज़्यादा बल्जेस आउट, द बैलून इट बल्जेस आउट, बाहर की तरफ निकल गया। यानी हाइट बढ़ने के साथ साथ पानी का, लिक्विड का अगर हाइट बढ़ रहा है तो नीचे की तरफ वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। क्लियर हो रहा है? मतलब वी कैन से द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर कॉलम, द प्रेशर लिख सकते हैं इसमें, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, कौन लगा रहा है प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय water, the pressure exerted by water column। वाटर कॉलम मतलब ये जो पानी भरा हुआ है इसको वाटर कॉलम बोलते हैं, ठीक है, उस साइज में। इस वाटर कॉलम, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर कॉलम इंक्रीजेस, प्रेशर जो नीचे लग रहा है इसके ऊपर ये बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, जब इसका हाइट भी बढ़ रहा है। इंक्रीजेस विथ इंक्रीज in height of, with increase in the height of the water column, increase in the height of the water column। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? यस।
तो ये जो एक्टिविटी है ये बहुत ही सिंपल है, मतलब पानी हमने एक्स्ट्रा डाला तो ये हाइट भी तो बढ़ा, तो हाइट के बढ़ने के साथ साथ इसका प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ रहा है तो हाइट भी बढ़ रहा है, ये दिमाग में रखना। यानी पानी ज़्यादा हो और जितना ज़्यादा नीचे आएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर फील होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक बॉटल लिया मैंने, ध्यान से समझिए, एक बॉटल लिया है ना, एक बॉटल लिया मैंने। अब अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर पूरा, यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ पर मैंने ए पॉइंट दिया, यहाँ बी पॉइंट दिया, यहाँ सी पॉइंट दिया। अभी मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये तीनों पॉइंट में से किस पॉइंट पे ये जो पानी है उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा है? कमेंट करिए, प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? कमेंट करिए, वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिए। चलिए, कितने लोगों ने मुझे बताया पॉइंट सी? अगर जिन्होंने पॉइंट सी लिखा है दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। बच्चों नीचे की तरफ है ना, अभी तो मैंने बताया पानी का हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर नीचे की तरफ ज़्यादा होगा, तो सबसे नीचे पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर सी में, यानी सबसे नीचे में जो पानी का पॉइंट होगा उस जगह पर प्रेशर सबसे ज़्यादा लगेगा। क्लियर हो रहा है सबको? तो अगर आप एक स्विमिंग पूल में गए, है ना, दूसरा चीज़ समझो, अगर आप एक स्विमिंग पूल में गए और स्विमिंग पूल के में सबसे नीचे चले गए, वहाँ प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा? कमेंट करिए, प्रेशर ज़्यादा होगा। मतलब सिंपल, आप एक अपना दिमाग में ये ज़रूर रखना बच्चों कि जैसे जैसे पानी का हाइट बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका प्रेशर नीचे की तरफ सबसे ज़्यादा होता है। अगर ये भी समझ में नहीं आए तो आप एक ऐसा भी कर सकते हो, आपने देखा होगा, अगर आप एक के ऊपर एक अपना एक बुक्स रखते जाओ और मैं अगर आपसे पूछूं कि जो सबसे नीचे बुक रखा हुआ है उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा या जो सबसे ऊपर रखा हुआ है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा? सबसे नीचे, यानी उसके ऊपर बहुत सारे बुक ने अपना फोर्स लगा के रखा है, इसलिए सबसे नीचे वाले बुक पे प्रेशर ज़्यादा फील होगा। सेम वही काम लिक्विड में भी, लिक्विड का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। क्लियर? चलिए, अब ज़रा यहीं पर एक पॉइंट समझते हैं, है ना, इसी जगह पर एक कहानी समझते हैं। देखो, और इसको हम लोग करके भी देखेंगे, सेम यही चीज़, सेम यही चीज़। मान लो कि ये मेरा बॉटल है, ठीक है, ये मेरा बॉटल है, बॉटल मैंने बना दिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ही साइड में 2-3 होल कर दिए, 2-3 होल कर दिए। पानी भरा हुआ है इसमें, याद रखना पानी पूरा भरा हुआ है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। अच्छा, ये तो मालूम चल गया ना इसमें अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, और ये होल्स किए हुए हैं ना, पिन मार दिया मैंने और सेलो टेप से चिपका दिया। जैसे ही मैं सेलो टेप खोलूंगा यहाँ से पानी का जो प्रेशर है, प्रेशर से पानी निकलेगा। कहानी ये है कि पानी किसमें से ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा और किसमें से कम प्रेशर से। अब आप मुझे कमेंट करो, जाहिर बात है प्रेशर सबसे ज़्यादा नीचे है तो नीचे वाला पानी, डी होल से जो पानी निकल रहा है वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा। बच्चों प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर में गिरेगा? प्रेशर ज़्यादा है तो डिस्टेंस काफ़ी, पानी बहुत ज़ोर से निकला, प्रेशराइज्ड पानी निकला तो दूर तक जाएगा, ठीक है। सी से जो पानी निकलेगा वो इसके मुकाबले, मतलब डी वाला सबसे दूर, क्योंकि प्रेशर सबसे ज़्यादा डी पे है। अगर सी से जो पानी निकलेगा वो डी, वो भी प्रेशर में जाएगा लेकिन थोड़ा डी से पहले, डी लास्ट में, सबसे ज़्यादा दूर तक डी जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस मापना है, यहाँ से मान लो डी का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, तो बताओ सी से जो पानी निकल रहा है उसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अच्छा, बी से जो निकलेगा वो और थोड़ा कम, 4 सेंटीमीटर। ए से जो निकलेगा 3 सेंटीमीटर। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे प्रेशर घटते जाएगा लिक्विड का, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे प्रेशर बढ़ते जाएगा। इसको हम अपने एक्सपेरिमेंट्स में भी करके हम लोग आपको देखेंगे। समझ में आ रहा है सबको? यही आपका एक्टिविटी नंबर 8 है, यही आपका एक्टिविटी नंबर 8 है कि पानी प्रेशर, किस प्रेशर से ज़्यादा, कौन से पॉइंट से ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलेगा। तो आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा नीचे जो रहता है वहाँ पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है और इसके चलते वो बाहर निकलता है। क्लियर? चलिए, अब एक और एग्जाम्पल इसी के रेस्पेक्ट में एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और वहाँ पर भी आपको समझने की ज़रूरत है। क्या लें एग्जाम्पल? देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, दोनों में थोड़ा अंतर है। यहाँ पर बच्चों देखो, ये जो मैंने आपका बॉटल का एग्जाम्पल लिया था इसमें जो होल्स किए गए थे एक ही तरफ किए गए थे। लेकिन बच्चों अगर मैं एक और बॉटल लूँ, चलो एक और ले लेता हूँ, है ना, ये एक और बॉटल ले लिया मैंने। अब बच्चों क्या किया मैंने कि मान लो ये बॉटल जो है इसका यहाँ से नीचे से 3 सेंटीमीटर पे एक होल कर दिया, यहाँ 3 सेंटीमीटर, और इस तरफ से भी अपोजिट साइड में भी, इस बॉटल का अपोजिट साइड में भी यहाँ भी मैंने 3 सेंटीमीटर पे होल कर दिया। पानी भरा हुआ है, सेलो टेप से चिपका दिया हूँ। अब आप जरा मुझे बताओ, जैसे ही मैं सेलो टेप खोलूंगा पानी यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। पानी का जो प्रेशर होगा या पानी कितना दूर तक जाएगा, इस बॉटल से कितना दूर तक पानी जाएगा किस प्रेशर में, क्या दोनों तरफ सेम जाएगा या कुछ
इंक्रीज या डिक्रीज नंबर में देखा जाएगा? कमेंट करिए। क्या द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वाटर इट विल बी सेम और डिफरेंट? इट विल बी सेम, एग्जैक्टली। बच्चों सेम जगह पर है ना, ये भी 3 सेंटीमीटर ऊपर है, ये भी 3 सेंटीमीटर ऊपर है, तो जाहिर बात है ये जितना दूर जाएगा, दूर मतलब कहाँ से, यहाँ से, ये डिस्टेंस मान लो ये 4 सेंटीमीटर, बॉटल से 4 सेंटीमीटर यहाँ गया, तो ये भी, ये यहाँ का जो पानी निकलेगा ये भी 4 सेंटीमीटर पर ही जाएगा, मतलब दोनों का डिस्टेंस विल बी सेम, डिस्टेंस विल बी सेम। क्लियर हो रहा है? ये आपका एक्टिविटी नंबर 9 है, ये आपका एक्टिविटी नंबर 9। ध्यान क्या देना है बच्चों, सेम तरफ में अगर होल्स हो रहा है तो सबसे नीचे वाला का पानी सबसे ज़्यादा दूर, अगर अपोजिट दिशा में, अपोजिट वॉल्स पे अगर होल है तो सेम डिस्टेंस में कवर करेगा। सबसे खास बात, और एक खास बात लिक्विड प्रेशर में ये भी जानना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पानी अगर भरा हुआ हो तो सबसे ज़्यादा प्रेशर नीचे की तरफ लगता है, लेकिन बच्चों पानी खुद जो है वो अपने इस बॉटल की दीवारों के ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाता है, ठीक है। जैसे पानी का प्रेशर तो सबसे ज़्यादा नीचे में, ये कंफर्म है, लेकिन ऊपर का भी तो पानी का कुछ ना कुछ प्रेशर है। ये जो इसके वॉल्स हैं, ये जो आपके बॉटल के वॉल्स हैं, इसके ऊपर भी तो पानी कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, धक्का दे रहा है। तो पानी जो होता है या जो लिक्विड होता है वो इक्वल, बराबर, हर दिशा में बराबर प्रेशर लगाता है, सिर्फ हाइट के साथ साथ उसका प्रेशर घटते बढ़ते रहता है। क्लियर है? पानी का खुद का प्रेशर अगर पूछा जाए कि वॉल्स पे कैसा है, वॉल पे, नीचे नहीं, बॉटम में नहीं, वॉल पे, तो आपका सेम प्रेशर इट विल एक्सर्ट इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, तो इस जल्दी से इसको नोट कीजिए और अब हम इसके बाद चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड प्रेशर। तो बच्चों जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, उस एक्सपेरिमेंट्स को देखने के बाद ये पता चला कि जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर रखता है। क्या क्या रखता है जरा देखो। लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, लिक्विड का जो प्रेशर होता है जो सबसे नीचे की तरफ, कंटेनर में जो सबसे नीचे की तरफ, बॉटम में जो लगता है, वो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ बॉटम, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये नहीं कि नीचे का एरिया ज़्यादा है तो वो आपका कम प्रेशर हो जाएगा। आपको मालूम है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। लेकिन लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो उस कंटेनर के बॉटम वाले एरिया पे डिपेंड नहीं करता। और वेट कौन लगा रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है, वो लिक्विड जो उसके अंदर प्रेजेंट है वही फोर्स लगा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द हाइट ऑफ द कॉलम। बताया था मैंने, जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर लगेगा। और साथ ही साथ अगर डेंसिटी ज़्यादा हो, डेंसिटी मतलब घनत्व, मान लो कि अगर आप समुद्र के पानी में चले गए, समुद्र के पानी में नमक होता है, और एक सिंपल रिवर में या पॉन्ड्स वाटर में चले गए, वहाँ पर थोड़ा सॉल्ट कम रहते हैं। तो बच्चों इन दोनों ही केसेस में आपको ये पता चलेगा कि जो प्रेशर होता है वो डेंसिटी जिसका ज़्यादा हो, यानी सी वाटर में डेंसिटी आपको ज़्यादा फील होगा। क्लियर? चलिए, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बच्चों ध्यान देना, अगर दीवारों के ऊपर लगने वाले फोर्स प्रेशर की बात हो तो समान रूप से प्रेशर जो होता है वो लगता है। नीचे में प्रेशर, अगर बॉटम की बात हो तो नीचे में ज़्यादा और ऊपर में कम, लेकिन साइड की बात हो तो समझ लेना कि इट इज़ इक्वल इन प्रेशर। तभी तो जो पानी था वो दोनों तरफ में एक ही डिस्टेंस पे गया था। क्लियर? And the last one, an external pressure applied on a liquid in a closed container is transmitted uniformly through the liquid. अगर मान लो मैंने ऊपर से किसी तरह से पाइप से हवा ब्लो किया, कुछ प्रेशर लगाया, तो भी ये जो प्रेशर लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर जो मैंने लगाया इस बॉटल के ऊपर, ये सारे लिक्विड में बराबर, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक जैसा वो ट्रांसफर होगा पूरे लिक्विड में। ये नहीं कि ऊपर में लगा तो प्रेशर ज़्यादा हो गया और नीचे में पहुंचा नहीं तो प्रेशर कम हो गया। क्लियर है सबको? जल्दी से इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिस तरह लिक्विड प्रेशर होता है उसी तरह एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर होता है। लिक्विड में लिक्विड ने प्रेशर लगाया, एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है वो प्रेशर लगाता है। तो हम लिख सकते हैं द pressure exerted by atmosphere present on earth is called atmospheric pressure। कहानी एकदम सेम है, सेम लिक्विड प्रेशर की तरह, और उसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी बात होगी। ठीक है, तो पहले आप इसके डेफिनेशंस को नोट कीजिए, फिर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में समझेंगे। बच्चों इस पॉइंट को समझने के लिए मैं एक कहानी बता रहा हूं और ध्यान से समझिए। ठीक है,
ये रहा स्विमिंग पूल, ठीक है, ये रहा स्विमिंग पूल। आप यहाँ पे खड़े हैं, है ना, ये आप हैं, आप खड़े हैं हंसते हुए स्विमिंग पूल में कूदने के लिए। अब इस स्विमिंग पूल में पूरा पानी भरा हुआ है और ये पानी का जो हाइट है वो नीचे की तरफ, मतलब इतना पानी भरा हुआ है इस स्विमिंग पूल में। ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, जाहिर बात है ये धरती के ऊपर ही, आप यहीं पे रहते होंगे। अब एक बात बताओ, जो हवा है वो कहाँ है एग्जैक्टली? आप जाहिर बात है ये स्विमिंग पूल में यहीं पर आपका किनारा है, तो इसके ऊपर में पूरा हवा होगा, ये पूरा एयर है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमारे अर्थ, मान लो ये अर्थ के अंदर ही ये काम हो रहा है, अर्थ के ऊपर 1000 किलोमीटर्स तक आपका एयर जो होता है वो रहता है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो हवा के, जैसे ये अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में नीचे वाला पॉइंट ये है, उसी तरह हवा का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वहां पर हम हैं। नहीं, तरह देखो तो हवा को अगर मैं मान लूं कि ये इसी तरह का एक कॉलम है इस जगह पे, तो हवा का ऊपर वाला पोर्शन सबसे ऊपर और उसके नीचे में हम यहाँ पर खड़े हैं, यानी अर्थ के ऊपर हम खड़े हैं, तो हमारे ऊपर पूरा हवा है, ये एटमोस्फेयर। उसी तरह अगर मैं लिक्विड के अंदर जाऊंगा तो ये नीचे वाला पोर्शन में बॉटम में रहूंगा, अभी मैं लिक्विड के ऊपर में हूं, क्लियर है। अगर आप एरोप्लेन में जाएंगे तो ये आप ऊपर के टॉप लेवल पे पहुंचेंगे, क्लियर। अब आप जरा सोचो, लिक्विड में सबसे ज्यादा प्रेशर कहां लगता था? नीचे की तरफ, याद आ रहा है पॉइंट ABC, सबसे नीचे की तरफ। अब बताओ एयर यहां से यहां तक है, इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर कहां लगेगा? जो नीचे में होगा उसको प्रेशर ज्यादा, क्लियर, समझ में आ रहा है। जिस तरह लिक्विड की कहानी उसी तरह यहाँ की कहानी। बस ध्यान देना है कि एयर जो होता है हमारे ऊपर की तरफ रहता है और हम सबसे लोअर पार्ट में रहते हैं, और जो लिक्विड होता है उसके ऊपर वाले पार्ट में हम हैं फिलहाल। अभी लिक्विड के अंदर जाएंगे तब तो बॉटम की तरफ जाएंगे, क्लियर हो रहा है। अब मेरा एक कहानी है बच्चों, जिस तरह लिक्विड में अगर हम कोई नीचे जाएगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा फील होगा बॉटम की तरफ, है ना, बॉटम की तरफ ज़्यादा प्रेशर फील होगा, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हवा के जो सबसे नीचे में हम हैं तो हमारे माथे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा हो? हाँ सोचो, अगर एक 15 फीट के स्विमिंग पूल में हम जाएंगे तो हमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा, है ना, हमें अकबकाहट होने लगेगी, हाँ थोड़ी मुश्किल होने लगेगी। लेकिन अगर ज़रा सोचो, एयर का प्रेशर जो 1000 किलोमीटर से भी ऊपर है, उसके सबसे निचले पॉइंट में हमें, फिर भी हमें उतना प्रेशर फील नहीं होता। ऐसा क्यों? एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का जवाब आपको जानने की ज़रूरत है। तो बच्चों क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है ना, हमारे बॉडी के अंदर में भी ब्लड का प्रेशर होता है। ब्लड जो होता है वो मूव करता है और हमारे बॉडी के अंदर में जो प्रेशर है उस हवा के प्रेशर को न्यूट्रलाइज करता है, खत्म करता है, और हमारे सिर के ऊपर या हमारे बॉडी के ऊपर उतना प्रेशर फील नहीं होने देता। मतलब ये जो हमारे शरीर के अंदर का, अब ब्लड है तो हमारे शरीर के अंदर है, तो ब्लड घूमने के चलते लिक्विड है एक तरह का, तो प्रेशर लगाएगा। कहाँ लगाएगा? इसी बॉडी के ऊपर लगाएगा, और हवा भी इसी बॉडी के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तो दोनों प्रेशर एक दूसरे को बराबर कर लेते हैं, इट इक्वलाइज, और इसके चलते हम एयर के प्रेशर को उतना ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं। और हम बोलते हैं सर हवा है ना, हवा का प्रेशर थोड़ी है, क्लियर। अगर हवा प्रेशर नहीं क्रिएट होता बच्चों तो शायद हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ते ही नहीं। क्या हवा भी प्रेशर क्रिएट करता है? बिल्कुल करता है, पर हमें फील नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर भी ब्लड है जिसके मूवमेंट के चलते ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है और तब वो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बराबर करके रखता है। क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यही है काम। एक एक्टिविटी देखते हैं और उस एक्टिविटी का आप लोग मुझे एक्सप्लेनेशन बताइए। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, जो नीचे की तरफ हम लोग हैं तो अभी इसका प्रेशर हम में ज़्यादा फील हो रहा है। अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, मान लो कि हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने लगे, तो जाहिर बात है माउंट एवरेस्ट ये ज़मीन और यहाँ से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम हवा के ऊपर वाले पार्ट पे आ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रेशर कम होगा, इसीलिए जब माउंटेन पे हम जाते हैं वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस हो जाता है, कम हो जाता है। अब वहाँ प्रेशर कम हो गया तो क्या करता है हमारा बॉडी जो है, उस प्रेशर को बराबर करने की कोशिश करता है, क्यों? कैसे करेगा? सर अंदर का लिक्विड है, नाक मुंह से खून निकल जाएगा, है ना। ज़्यादा लिक्विड है तो ज़्यादा प्रेशर, कम लिक्विड है तो कम प्रेशर। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं, माउंटेनियस लोग जो होते हैं, उनके नाक मुंह से भी कभी कभी ब्लीडिंग आ जाती है। इसीलिए जब कोई माउंटेनियस ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर बेस कैंप्स लगाए जाते हैं, मतलब वहाँ पर वो कुछ दिन रहकर अपने बॉडी को उस मौसम के अनुकूल, उस एटमॉस्फेयर के अनुकूल बनाते हैं और फिर वहाँ रख के वो चलते हैं। ऐसा नहीं कि आज शुरू किए और 24 घंटे कल शाम तक वहाँ पहुँच गए, ऐसा नहीं होता। माउंटेनियरिंग के बारे में अगर आप कोई जानते हैं तो मुझे बताइए कि सर किस तरह वो बेस कैंप्स में लोग देखते हैं, करते हैं।
समझ में आ रहा है? मतलब इंक्रीजिंग इन द हाइट ऑफ द एयर, अगर हम जैसे जैसे एयर की हाइट की तरफ बढ़ते हैं द प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताओ? विथ इंक्रीज इन हाइट, with increase in height of atmosphere the pressure decreases। बच्चों ध्यान देना, हाइट बढ़ रहा है तो हवा का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हाइट बढ़ रहा है तो लिक्विड का प्रेशर ज्यादा हो रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है कहाँ डिक्रीज और कहाँ इंक्रीज? यस, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ जाना है हाइट बढ़ाने के लिए एयर में, तो वहां पर प्रेशर कम होगा, ऊपर में प्रेशर कम होगा, और लिक्विड में जब प्रेशर की बात होगी तो उसका हाइट बढ़ाने के लिए हमें नीचे की तरफ आना है, इसका मतलब प्रेशर वहां पर ज़्यादा फील होगा। क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है? क्लियर है बच्चों? ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, इसी के चलते विंड का भी मूवमेंट होता है। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। और जनरली आपको मालूम होगा, आपने सुना भी होगा, कहाँ पर लो प्रेशर रीजन है, कहाँ पर हाई प्रेशर रीजन है। अगर वहाँ पर कोई हॉट एयर उड़ के ऊपर चली गई तो उस जगह पे खाली हो गया, वैक्यूम हो गया, कोई है ही नहीं, तो प्रेशर क्रिएट करने वाला कोई नहीं, मतलब लो प्रेशर है। और जिस जगह पे हवा ज़्यादा है वहाँ पर हाई प्रेशर है, तो विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, जो हवाओं का ब्लो होता है, जो हवाओं का चलना होता है, मूवमेंट होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर। प्रेशर डिफरेंस रहेगा तभी हवा चलेगी, अदरवाइज वो हवा चलेगी नहीं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपके एक्टिविटी 10 में वो एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एक्टिविटी 10 को मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग उसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं उस एक्टिविटी में। सो वी आर हियर। मैंने एक बॉटल लिया है और इस बॉटल का कैप को मैं ऑन करता हूँ और इस बॉटल में मैं इस थर्मस फ्लास्क से कुछ गर्म पानी को इसके अंदर डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें से धुआं भी निकल रहा है और इसमें से गर्म पानी को मैं इसके अंदर रखता हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी मैं फिल्डअप कर देता हूँ इसके अंदर। बात हम लोग करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जिसमें हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम लोगों को प्रेशर जो है वो किस तरह से काम करता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं मैं इसमें से गर्म पानी, थोड़ा सा पानी रहने दिया इसके अंदर, और अब मैंने इसके ऊपर का कैप लगा दिया है और इसको थोड़ा शेक कर दिया है। आप देख सकते हैं मैं पानी से थोड़ा सा इसको शेक कर दे ताकि पूरा का पूरा बॉटल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए। अंदर में जितने भी एयर होंगे वो इसमें अच्छे से गर्म हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसके कैप को खोलता हूँ और जल्दी से किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मैंने बगल में एक बर्तन रखा हुआ है, उसमें मैंने ट्रांसफ़र किया और जैसे ही मैंने ट्रांसफ़र किया और उसके बाद मैं कैप लगा दिया, और आप देख सकते हैं थोड़े ही देर में इसके अंदर का क्या स्ट्रक्चर हो रहा है। ये बॉटल धीरे धीरे कॉम्प्रेस हो रहा है। आप देख सकते हैं ये बॉटल धीरे धीरे कॉम्प्रेस होना शुरू हो गया, अपने आप दब रहा है। आप देखिए, चेक कीजिए, ये बॉटल धीरे धीरे अपने आप दब रहा है। देखो, आपने देखा ये दोनों तरफ से दब चुका है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉटल के चारों तरफ जो एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा है और इस बॉटल के अंदर में जो एयर था उसका प्रेशर कम हो गया, उसका प्रेशर कम हो गया। यानी बाहर का ज़्यादा प्रेशर लगाकर अंदर के प्रेशर चूँकि कम था इसलिए ये बॉटल थोड़ा दब गया। अब क्वेश्चन ये है कि अंदर का प्रेशर कम क्यों हुआ? वो इसलिए कम हुआ क्योंकि जो गर्म पानी हमने डाला था उसके अंदर के सारे एयर को उसने गर्म कर दिया। और आपको मालूम है कि जब कोई एयर गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ उठता है और बाहर की तरफ निकलता है। तो जब मैंने इस पूरे बॉटल के अंदर वाले भाग को गर्म किया तो उसका सारा एयर बाहर निकल गया। फिर मैंने इसमें कैप लगा दिया, यानी एक तरह से वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो बच्चों, जब वैक्यूम कहने का मतलब वहाँ पर कोई एयर है ही नहीं। अब अगर एयर होता अंदर में तब ना वो प्रेशर लगाता, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं, यानी बाहर का एयर जो है वो उसको प्रेशर लगा रहा है और उसको बॉटल को दबा दे रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से ये एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर, इस बॉटल के बाहर में जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर के चलते ये बॉटल जो है वो दब गया। क्लियर है सबको? चलिए, so this is all about the pressure, that is the atmospheric pressure, liquid pressure और प्रेशर के जितने भी सारे कंसेप्ट थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा और आप लोग प्रेशर के सारे सवाल को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।